मैसम हादी आया है। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए रज़ा ने धीमी आवाज़ में इसे बताया। हादी के नाम पर इसने एक झटके से सर उठाया था। ज़हीन आंखों में इस पल खून उतरा हुआ था। वो खड़ा हुआ, एक धुंधली निगाह आन के बेजान चेहरे पर डाल ली थी। इसे एक बार फिर से रोना आया था। बड़े ज़ब्त से इसने आन का चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका। खुद शर्ट के कफ से अपना चेहरा साफ करता कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते इसका सामना हादी से हुआ था। मैसम व आना। इसके कुछ कहने से पहले ही मैसम ने पूरी कुव्वत से इसके मुंह पे पंच मारा था। मेरी बात, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैसम ने यक्के बाद दीगरे इसके मुंह पर कई पंच मारे। अब क्यों आया है यहाँ? मैसम चीखा था। हादी इसका हाथ रोके बिना इससे मार खा रहा था। खड़ी मगरूल नाक से खून बहने लगा था। मार दिया इसे, मौत दे दी तूने इसे, जान ले ली तूने, कातिल इंसान, घटिया। इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए साथ साथ बोल भी रहा था। आवाज़ भीगी हुई थी, जबकि पिछले 2 मिनट से इससे मुसलसल मार खाते हादी के कदम लफ्ज़ मौत पर लड़खड़ाए थे। इसका एक गाल नीला पड़ चुका था। रज़ा और हारिस मैसम को हादी से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। झूठ है ये। हादी के खून आलूद लब फड़फड़ाए। सुरमई आंखों में बेयकीनी थी, बिल्कुल वैसी ही बेयकीनी जैसी कुछ देर पहले हादी का बदला हुआ रूप देखकर आन की आंखों में उतर आई थी। आन के लबों से भी तो यही लफ्ज़ निकले थे। मैसम ने एक झटके से इसे खुद से दूर धकेला। वो फर्श पर गिरते गिरते बचा था। हॉस्पिटल का अमला भी हादी को मार खाता देखकर वहाँ आ चुका था। मैसम, झूठ है ना ये? गुस्से में कह रहा है ना तू? मैसम के करीब आते बड़े ज़ब्त से बोला। सच है ये, सच है, मर गई वो, और तूने मारा है इसे, तूने मारा है हादी। रोते हुए चिल्लाकर कहते मैसम ने एक बार फिर इसके ज़ख्मी चेहरे पर ज़रब लगाई। मैसम, बस कर यार। हारिस बीच में आया। हादी को इसका दरमियान में आना एक आंख नहीं भाया था। शायद वो अजियत लेते रहना चाहता था। इसने पूरी कुव्वत से हारिस को अपने और मैसम के दरमियान से धक्का दिया और ख़ुद बेताबी से मैसम के करीब आया। मैसम, इधर देख यार। हादी का सांस फूल चुका था। गलती हो गई मुझसे, लेकिन ऐसे मत कर प्लीज़। झूठ मत बोल, वो नहीं मर सकती। नफ़ी में सर हिलाता बामुश्किल बोला। हादी, यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। अपनी बहती आंखें साफ करते हुए मैसम चिल्लाया था। हादी ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं जाऊँगा। वो बच्चों की तरह बोला। हट सामने से, मैं ख़ुद इससे बात करता हूँ। मैसम को अपने सामने से हटाता वो कमरे की जानिब बढ़ा। मुझे पता है नाराज़ हो गई है मुझसे, लेकिन मर नहीं सकती। ख़ुद से बातें करता वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। इससे पहले कि आन के वजूद की तरफ बढ़ता, मैसम ने इसे पीछे से कॉलर से खींच लिया। तो दफ़ा हो यहाँ से, मैं तुझे इसकी शक्ल नहीं देखने दूँगा। मैसम बफरा हुआ शेर लग रहा था। लड़खड़ाते कदमों पर खड़े हादी ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे अंदर जाने दे मैसम, वो मेरी सुन लेगी, मुझे पता है। अभी उठ जाएगी, मरी नहीं है वो, हादी ने भर्राए हुए लहजे में कहा। रज़ा के इशारे पर एक और वार्ड बॉय इसकी जानिब बढ़ा। सर, आपको बैंडेज की ज़रूरत है, यहाँ से चलिए प्लीज़। इसे कंधे से थामते वार्ड बॉय ने हम पेशावराना अंदाज में कहा। हादी ने गुस्से से इसका हाथ झटक दिया। फिर से मैसम के मुकाबिल आया था। मैसम, हादी के लहजे में गड़गड़ाहट थी। मैसम ने सर्द सुलगती नज़रों से इसकी जानिब देखा। यहाँ से चला जा हादी, इससे पहले कि इस मुल्दा लड़की की माँ यहाँ आए और इसे पता चले कि इसकी जवान लड़की के हार्ट फेल होने की वजह तू है। चला जा प्लीज़। भीगी आवाज़ में बोलता वो अपने चेहरे का रुख बदल गया। वो कैसे इसकी जानिब देखता जिसका चेहरा इसने अपने हाथों से नीलो नील कर दिया था। मर चुकी आन इसकी मोहब्बत थी, तो सामने खड़ा लड़का इसके दिल का अहम हिस्सा था। वो इसका दोस्त, इसका जिगर, इसका क्या क्या नहीं था। लेकिन क्या किया था इसने आज? मैसम मज़हर से इसकी ज़िंदगी ही छीन ली थी। एक बार इससे बात कर लेने दे। हादी की आवाज़ में इल्तिजा थी। मैसम ने पलट कर इसे एक नज़र देखा, फिर ज़ोरदार धक्का दिया। मर चुकी है वो, अगर इससे बात करनी है तो जा, और जाकर तू भी मर जा। शायद इसके बाद तू इससे बात कर सके। लहजे में नफ़रत समोए मैसम ने इसकी औकात याद दिलाई थी। वो इससे नफ़रत करना चाहता था, शदीद नफ़रत, क्योंकि वो नफ़रत ही के काबिल था। हादी ज़रा सा सीधा हुआ, वीरान आँखों से मैसम का रोया रोया सुर्ख चेहरा देखा, फिर बेताबाना अपनी आँखों को छुआ। वो खुश्क थीं। अजियत की एक शदीद लहर थी जो इसके जिस्म जाँ में दौड़ उठी। इसके वजीह चेहरे पर इस पल ज़ख्मों के साथ साथ अजीब सी वहशत सी थी। सुरमई आँखों में बेयकीनी और खौफ की मिली जुली सी कैफियत थी। वो निगाह झुकाए गायब दिमागी से फ़र्श को घूर रहा था। आप यकीनन किसी रोज़ मुझे हार्ट अटैक करवाएंगे। इसकी पुरअज़ियत कमज़ोर आवाज़ हादी का साकित होता दिल शिद्दत से धड़का गई थी। वो पलटा, हौले से नफ़ी में गर्दन हिलाई थी, फिर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया।
हारिस एक नज़र मैसम पर डालकर हादी के पीछे लपका। हादी की हालत नॉर्मल नहीं लग रही थी। हादी सीधा पार्किंग एरिया में आया था। वहाँ अपनी गाड़ी ना पाकर वो उलझा। इसे कतई याद नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे आया था। वो जल्द अज जल्द इस जगह से भाग जाना चाहता था। हारिस इसके करीब आकर रुका। हादी, इसने हादी को पुकारा। इसकी भटकती परेशान नज़र हारिस पर पड़ी तो इसे याद आया वहाँ इसकी बाइक पर आया था। हादी ने सरत से इसके हाथ से इसकी बाइक की कीज झपट ली, फिर अपनी जीन्स की पॉकेट से अपना वॉलेट निकालकर हारिस के हाथ पर रखा। अपना कीमती मोबाइल इसे पकड़ाया। ये क्या कर रहा है तू? कहाँ जा रहा है? हारिस ने फिक्रमंदी से पूछा। हादी की नाक से निकलता खून मुंजमद हो चुका था। बाइक स्टार्ट करता हादी इसकी तरफ मुड़ा, आना से मिलने। इसके लबों ने हौले से जुम्बिश की थी, आंखों में एक जनून सा हलकौरे ले रहा था। आन से मिलने? हारिस चौंका। वो बाइक घुमाकर हॉस्पिटल की गेट की तरफ भगा ले गया। लेकिन आन तो अंदर है। हारिस इसके पीछे चिल्लाया, लेकिन वो बिना सुने वहाँ से जा चुका था। हारिस ने कुछ परेशानी से अपनी नज़रों से ओझल होते हादी को देखा, फिर एक नज़र अपने हाथों में मौजूद इसके वॉलेट और मोबाइल को देखा। वो समझने की कोशिश कर रहा था ये दोनों चीज़ें इसे क्यों थमा कर गया है। थका थका सा हारिस अस्पताल की इमारत की तरफ बढ़ा। इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। मैसम की सुलगती आवाज़ की गूंज हारिस का दिल दहला गई थी। मर चुकी है वो, तू भी मर जा। शायद इसके बाद तो इससे बात कर सके। हारिस ने बेअख्तियार अपने सर पर हाथ मारा था। पलटकर गेट की तरफ भागा, लेकिन हादी वहाँ नहीं था। वह वहाँ हो भी कैसे सकता था? हाँ, इसकी खोई खोई भारी आवाज़ ज़रूर थी, आना से मिलने। हारिस गहरा सांस लेता अस्पताल की इमारत की जानिब भागा ताकि मैसम और रज़ा को बता सके कि आन सुल्तान से मिलने के लिए हादी सैयद मरने चला गया है। इसे अपने हाथ में मौजूद हादी के मोबाइल और वॉलेट की वजह अब समझ आई थी। वो इसे जितना गायब दिमाग समझ बैठा था वो इतना था नहीं। अगर वो गायब दिमागी की कैफियत में वहाँ से जाता तो हारिस की बाइक की कीमत की सूरत अपना मोबाइल और वॉलेट इसके हवाले न करता। हारिस की नम आँखों से एक आंसू टूट कर गाल पर लुढ़क आया था। तेरे नैना बड़े कातिल, मार ही डालेंगे। गाड़ी में गूंजती सिंगर की मध्यम आवाज़ के साथ वो खुद भी गाना गुनगुना रहा था। इसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठी राबी गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए बैठी नींद की वादियों में उतर रही थी। ढलती दोपहर का मंजर कुछ नारंगी सा था। जर्द आसमान पर उदासियों के सफ़ेद बादल बेदिली से रक्स कर रहे थे। असीद बड़ी बेदिली से गाड़ी को इस्लामाबाद की चौड़ी सड़कों पर भगा रहा था। सुबह 6 बजे के करीब ही वो शहर लाहौर की हदूद में दाखिल हुए थे। असीद के पास राबी के मामू के घर का एड्रेस था। 1 घंटा इन दोनों ने उनके यहाँ गुजारा था। गौर के राबी अपने मामू की फैमिली से पहली बार मिली थी, मगर उनके मोहब्बत खुलूस ने इसे ताज़ा दम कर दिया था। उनसे रुखसत होकर वो दोनों इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। असीद ने राबी को कायल करने की पूरी कोशिश की थी कि वो पंजाब कॉलेज में ही एडमिशन ले ले, लेकिन इसकी एक ही रट थी, इस्लामाबाद देखना है, इस्लामाबाद जाना है। मजबूरन इसे राबी को ले आना वहीं पड़ा था। इन्हें कॉलेज में ही 1 घंटा लग गया था। गाड़ी में ही लंच कर लेने के बाद राबी तो अब सो रही थी, जबकि वो खुद बेचारगी की अमली तस्वीर बना गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसने एक नज़र गहरे सांस लेती राबी पर डाली, फिर हौले से मुस्कुरा दिया। वापसी का सफ़र पर थकान सही, लेकिन असीद को गाड़ी ड्राइव करनी थी। कुछ देर तो वो बर्दाश्त करता रहा, फिर थोड़ी देर के लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। वो एक चौड़ा कदरे सुनसान रोड था जिस पर से इसने अभी तक बड़े बड़े ट्राले ही गुजरते देखे थे। अंगड़ाई लेते हुए असीद ने एक लंबा सांस लिया और सीट से टेक लगा ली। गाड़ी में बजते म्यूज़िक की हल्की धुन असीद के दिल के तार छेड़ रही थी। इसके पूरे वजूद में थकावट से उतर रही थी। इसने यूं ही एक सरसरी निगाह राबी पर डाली। गाड़ी के दरवाजे की जानिब मुँह किए वो सो रही थी। चादर हनूज सर पर टिकी थी, लेकिन ज़रा से कंधे से ढलक कर इसकी खूबसूरत गर्दन वाज़े कर रही थी। सुनहरी बालों की कुछ लटें कान के पीछे से गर्दन तक आ रही थी। असीद की आंखों में गुलाल उतर आया। वो ज़रा सा तिरछा हुआ और बगौर इसकी जानिब देखा। बंद पलकें इसकी नींद की गवाही दे रही थी। कटावदार लब आपस में पेवस्त इसकी तवज्जो खींच रहे थे। इस पर गाड़ी में गूंजता म्यूज़िक। असीद का हाथ खुद ब खुद इसकी जानिब बढ़ा था। इसने बहुत आहिस्तगी से इसकी गर्दन से बालों की लटें पीछे की थी। अपनी गर्दन पर कुछ सरसराहट महसूस करके राबी को समसाई, लेकिन असीद ने हाथ पीछे नहीं किया था। राबी की आंख खुल गई। इसने एक जल्दी से इसका हाथ झटका। ये क्या बदतमीज़ी है? अपनी चादर दुरुस्त करती वो चीखी। लहजा कांपता हुआ था। असीद ने जल्दी से इसकी चादर का कोना थाम लिया। यही तो मोमेंट्स होते हैं यार, प्लीज़ सिर्फ एक बार। इसकी तरफ अजीब वहशत ज़दा नज़रों से देखता वो बोला था,
राबी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। आपका दिमाग ख़राब हो गया, हटिए पीछे। इसे खुद से दूर धकेलती वो गुर्राई। असीद को इसका धुतकारना जहर लगा था। इसने गुस्से में इसकी कलाई थाम ली। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई तीसरा चौथा बंदा नहीं हूँ, वही हूँ जिससे तुम मोहब्बत करती हो। इसे अपने करीब करने की कोशिश करता बरहमी से बोला था। राबी ने अपने दूसरे हाथ से इसका चेहरा पीछे करने की कोशिश की। मुझे छोड़ दें वरना मैं अम्मा को बता दूंगी सब। अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती खुद को इससे बचाने की कोशिश कर रही थी। बादामी आंखों में आंसू आ ठहरे थे। राबी प्लीज़ मेरा वक्त ज़ाया मत करो, 1 मिनट की तो बात है। असीद पर इस वक्त शैतान गालिब था। राबी के हाथ कांपने लगे थे। 1 सेकंड के लिए भी आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी, छोड़ें मुझे वरना सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूंगी आपको। अपने दोनों हाथों के इस्तेमाल से इसे रोकने की कोशिश करती कांपती आवाज़ में चिल्लाई थी। असीद इसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। इसे खुद से दूर धकेल कर वो गाड़ी के दरवाजे की तरफ पलटी थी। दिल शिद्दत से अपना वजूद पाक रहने की दुआ मांग रहा था। इसने दरवाज़ा खोलना चाहा था। असीद ने जल्दी से इसका बाजू थाम कर इसका रुख अपनी जानिब करना चाहा था, क्योंकि वो देख चुका था कि अब रोड खाली नहीं रहा। वहाँ कोई एक्सीडेंट हो चुका था, कब, ये इन दोनों को ही पता नहीं चला था। राबी ने अपना बाजू इसकी मुट्ठी से खींचकर एक बार फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा था। तभी गन्नों का एक गट्ठा गाड़ी के करीबी रुख मोड़ते एक ट्रक से तिरछे रुख गाड़ी की छत की तरफ गिरा था, जिसमें से कुछ मोटे गन्ने दरवाजे के शीशे पर एक अचानक ज़र्ब लगा गए थे। दरवाजे का शीशा कड़च की आवाज़ से टूटा था। शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा उछलकर राबी की शहरक से थोड़ा नीचे गर्दन पर कट लगा गया। खून बहुत तेज़ी से निकलता चला गया था। असीद, जो इस सूरत हाल पर पहली गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, शीशा टूटने पर जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाई। नतीजतन ट्रक से गिरते मज़ीद गन्ने पीछे सड़क पर ही गिरे थे। इसने ट्रक से दूर होकर गाड़ी रोकी। राबी की तरफ देखना चाहा। वो पहली रोड पर पुलिस अमला देख चुकी थी। गर्दन पर हाथ रखकर बाहर को भागी। इसका हाथ बहुत तेज़ी से सुर्ख हुआ था। इसे ज़ख्मी हालत में देखकर एक लेडी कांस्टेबल इसके करीब आई थी। असीद भी इसके पीछे लपका, लेकिन राबी वहीं सड़क पर गिरती चली गई। हो रब, असीद के लब फड़फड़ाए थे। वो तेज़ी से इसकी जानिब भागा। वो चलती सड़क पर फुल स्पीड से बाइक भगा रहा था। कभी कोई गाड़ी तो कभी कोई रिक्शा। वो बाइक कई जगह ठोकते ठोकते बचा था। ये शायद नहीं, वो बचा नहीं था, इसने खुद को बचाया था, क्योंकि वो इस चलते भागते रोड पर बाइक ठोक कर खुद को बचने का मौका नहीं देना चाहता था। हादी का धक धक करता दिल इस पल दुनिया की भीड़ देखकर बैठा जा रहा था। ये सोच ही अजियतनाक थी कि इन चेहरों में अब कहीं इसका चेहरा नहीं था। लोग इस पागल दीवाने को पलट पलट कर बुरा भला कह रहे थे, लेकिन इसे किसी चीज़ की होश नहीं थी। 2 बार इसने इशारा तोड़ा था। दूसरी बार में पुलिस बाइक इसके पीछे लग गई थी। इसने बाइक को ब्रेक्स नहीं लगाई थी। इसकी सुरमई आंखों के सामने आंसू की चादर आ रही थी, लेकिन वो धुंधली नज़रों से सामने देख रहा था। इसके पीछे आती पुलिस बाइक पर मौजूद वर्दी वाले ने अगले रोड पर मौजूद पुलिस मोबाइल वाले को कॉल मिलाती खुद बाइक मोड़ ली। वो आसपास से लापरवाह हवाओं के संग बाइक उड़ा रहा था। सामने की चौड़ी सड़क खाली वीरान पड़ी थी। वहाँ बाइक अलाउ नहीं थी, लेकिन इसे होश ही कब था। कोई नामहरम हमें इतना भी प्यारा हो सकता है क्या? आन की भर्राई हुई नर्म आवाज़ इसके दिल का दर्द बढ़ा गई थी। इसके आंखों से आंसू टूट कर बहे। यस, शीरीं लहजा, मीठी आवाज़, खूबसूरत तरीन इजहार। हादी को लगा इसकी रगें कोई काट रहा है। हाथों में सनसनाहट सी हो रही थी। बाइक की रेस इसके हाथ से छूट रही थी। आप मजाक कर रहे हैं ना? सियाह आंखों में आंसू, लबों पर कपकपाहट थी उसके। कितनी बेयकीन थी। हादी ने ब्रेक पर से पाँव हटाया था। इसे अपने पीछे पुलिस जीप का हॉर्न सुनाई दिया। कोई चिल्ला रहा था, इसे रोक रहा था, लेकिन हर आवाज़ पर एक ही आवाज़ भावी थी, मैसम मजहर की भारी आवाज़। मर चुकी है वो, अगर इससे बात करनी है तो जा, तो भी मर जा। शायद इसके बाद तो इससे बात कर सके। इसके दिल में आखिरी टीस उठी थी। इसने धुंधली आंखों से सामने से फुल स्पीड से आते ट्रक को देखा। इसके लब हौले से मुस्कुराए। सुरमई आंखों में कोई खौफ नहीं था। इसने अपने हाथ रेस से हटा लिए। पैरों की गिरफ्त ब्रेक्स पर हल्की कर दी थी। ओए लड़के, पुलिस वाला इस पर चिल्लाया था, लेकिन हादी सैयद अपने होश गंवाने से पहले ही अपने हवास गंवा चुका था। तेज़ी से चलती बाइक मिसबैलेंस हुई थी और तिरछी होकर सड़क पर फिसलती चली गई। बाइक के साथ वो खुद भी काफ़ी दूर तक बाइक के साथ घिसटता चला गया था। पोस्ट पर रगड़ें लगती कमर को छील गई थी, लेकिन इसके लब खामोश थे, जैसे वो मरने से पहले ही मर चुका था। ट्रक ड्राइवर की नज़र भी ट्रक की जानिब आती बाइक और बाइक के पीछे पुलिस मोबाइल पर पड़ चुकी थी।
इसने सड़क पर घिसटते लड़के को ट्रक के भारी टायरों तले आने से बचाने के लिए जल्दी से ट्रक का ट्रैक बदला था। ट्रक जो खुद भी तेज़ी से आ रहा था, इस अचानक उफ्ताद पर मिसबैलेंस हुआ था। नतीजतन ट्रक पर लदे गन्नों के गट्ठे सड़क पर गिरते चले गए। हादी को बचाने के चक्कर में ट्रक वाला अपने दाएं जानिब इसी सड़क पर खड़ी गाड़ी को नहीं देख पाया था, जिस पर ट्रक से गिरते गन्ने इस गाड़ी के शीशे तोड़ गए थे। ट्रक ड्राइवर ने बौखलाहट में ट्रक को ब्रेक्स लगाईं, जबकि गाड़ी का ड्राइवर शायद पहले ही चौकन्ना हो चुका था। सब मज़ीद नुकसान से बचने के लिए गाड़ी जल्दी से ट्रक के पास से गुजार कर आगे जाकर रोक दी। रुकते ही ट्रक की पूरी कुव्वत ट्रक से टकराती बाइक पर सर्फ हुई थी। हादी का ज़ख्मी वजूद हवा में उछला था। ट्रक ड्राइवर की आंखें सदमे से खुल गईं। जिस तेज़ी से वो हवा में उछला था, इसी तेज़ी से वापस ज़मीन बोस हुआ था। आना, इसके लबों से चीख की सूरत आह निकली थी। सड़क पर गोल गोल फिसलती बाइक पूरी कुव्वत से इसके लहू लुहान वजूद को टांगों के पास से ज़रब लगाती दूर तक धकेलती चली गई। मंजर इस कदर हौलनाक था कि बेख्तियार पुलिस मोबाइल में मौजूद अफराद ने कानों को हाथ लगाया था। हादी सैयद को अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े होते महसूस हुए। फटे हुए सर से निकलता खून सड़क को रंगीन कर रहा था। इसे अपनी टांगों की हड्डियां चूर चूर महसूस हो रही थी। वो मौत की तकलीफ़ महसूस करता होश व हवास गंवाता चला गया। कुछ देर पहले तक सुनसान पड़ी सड़क पर अब पुलिस फैलती जा रही थी। वो मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाए बैठी थी। बूढ़ी आंखों में चमकती नमी इस पल वहाँ चिल्ला चिल्ला कर बोलती उनकी बेटी की सफ़ाक निगाहों से मख्फी नहीं रही थी। सलमा चची वहाँ खड़ी मुंह के उल्टे सीधे जाविये बना रही थी। उनकी शक्ल बता रही थी कि इन्हें नुसरत बेगम के बोलने से कोई सरोकार नहीं है। वो इस तमाशे का हिस्सा बस बनी हुई थी। अब बस भी कर दो आपा। उनकी चीखती चिंगाड़ती आवाज़ पर सलमान साहब ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, मैं क्यों बस कर दूँ? अरे तुम्हें अकल क्यों नहीं आई? ले देकर मेरा बेटा ही मिलता है तुम सबको। इस आवारा की बेटी को भेज दिया मेरे मासूम बच्चे के साथ। अब अल्लाह जाने क्या गुल खिला रही होगी। अपने ना बहने वाले आंसुओं को पोंछती वो दुहाई देने वाले अंदाज में फुनकारी थी। कोई मासूम नहीं है तुम्हारा बेटा, अक्ल शऊर रखता है, बालिग है, कोई गलती नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। इसे और इसमें इतना हंगामा करने वाली कौन सी बात है? काम के सिलसिले में ही गया है ना, कोई घूमने फिरने तो गया नहीं, आ जाएगा, तुम सब्र रखो। सलमान साहब इस बार कदरे सख्ती से बोले थे। ऐसे कैसे सब्र रख लूँ? कल रात का निकला हुआ है और अब फिर 12 बजने को हैं। रात की तन्हाई, जवान जहान लड़की, तौबा तौबा। अम्मा मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरा बच्चा इस रात के अंधेरे में वापस ना आया तो मैं इस लड़की को दिन के उजाले में इस घर में कदम भी नहीं रखने दूँगी। सुन लो मेरी बात। अपने हाथ पर हाथ मार कर वो चीखते हुए बोली थी। ये भी भला ही था कि वो सब इस वक्त इशरत जहाँ के ही कमरे में थे, वरना ये तमाशा सहन में करती यकीनन मोहल्लेदार जाग जाते। उसकी इस धमकी पर इशरत जहाँ ने अपना सर उठाया। नुसरत धी, तो क्यों जुल्म कमाती है? तेरे भाई की बेटी है, इस पर कुछ तो रहम किया कर। कहते हुए इनकी नाम आँखें बह निकली। लो कर लो बात, मैं क्यों रहम करूं इस पर? अरे सगा बाप तो रहम करता नहीं और मैं कर लूं? अम्मा तुम तो इसके प्यार में आंखें बंद किए बैठी हो। अरे इसके लच्छन मुझसे नहीं छुपे, मेरे बेटे पर नज़र रख कर बैठी है। पूरी आवारा है आवारा। उनके आंसुओं को नज़रअंदाज करती नुसरत बेगम तुनक कर बोली, ज़रूर कोई चांद चढ़ा कर आएगी। आधी रात तो वैसी हो चुकी। हाय मेरा असीद। उन्होंने एक बार फिर दुहाई दी थी। इशरत जहाँ अपना सर पकड़ कर बैठ गई। आपा जो होना था वो हो गया, खुदा रहा, आप रोना तो बंद कर दें। अपना सुकून भी बर्बाद कर रही हैं। हमारी नींद का भी बेड़ा गर्क कर दिया आपने। घर जाएं और सुकून से बैठें। उन्होंने आना होगा तो आ जाएंगे। इनके वावेले से तंग आकर सलमा बेगम उलझन ज़दा आवाज़ में बोली। उनके चेहरे पर बेजारी के वाज़ेह आसार थे। तो अपनी गज़ भर की ज़ुबान बंद ही रख सलमा। और सलमान तो सलमा बेगम को झिड़कते हुए नुसरत बेगम ने परेशान बैठे अपने भाई को मुखातिब किया। तो अभी सिराज को फ़ोन लगा फ़ोन और बता इसे कि इसकी बेटी इस वक्त असीद के साथ आवारा गर्दियाँ करती जाने का मुँह काला कर रही है। बता इसे अभी के अभी। नुसरत बेगम को किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। उनका बस चलता तो वो राबी को कहीं से भी दरियाफ्त करके इसके वजूद के टुकड़े कर देती। उनकी बात पर रोती हुई इशरत जहाँ ने उनके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। ये देख मेरे हाथ, इनकी लाज रख ले, बख्श दे इसे। क्यों इसे मरवाना चाहती है? अरे कोई तो इसकी फ़िक्र कर लो, जाने किस हाल में होगी। रब ही जाने कि वो ठीक भी है या। भर्राई हुई आवाज़ में कहती मज़ीद रोई थी। सलमा बेगम का दिल इन्हें रोते देखकर पल भर को मोम हुआ था। आपा बस करो ना। इस बार सलमा बेगम की आंखों में इल्तिजा थी।
नुसरत बेगम ने नखवत से अपना सर झटका। मरने वाली नहीं है वो। गंद इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता अम्मा। अपनी चादर संभालती वो उठ खड़ी हुई। अभी तो जा रही हूँ, अगर थोड़ी देर तक मेरा बेटा वापस ना आया तो पूरे मोहल्ले को जगा कर बताऊँगी इस कलमुही के कारनामे। हाथ नचाकर पाटदार आवाज़ में चिल्लाई थी। अभी तो जा, फिर बैठकर मेरी धी से पहले मेरे जनाजे को रो लेना। अभी जा। नुसरत बेगम के सामने जुड़े हाथों को ऊंचा करते हुए इशरत जहां ने कुछ गुस्से से दुख भरे लहजे में कहा, लेकिन मुकाबिल पर उनके लफ्ज़ जनाजा इस्तेमाल करने पर फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ कहती वहाँ से चली गई। खुदाया मेरी धी घर आ जावे। वो अपने जुड़े हाथों को पेशानी से टिकाए भीगी आवाज़ में बुड़बुड़ाई थी। या अल्लाह मेरी राबी की खैर होवे। उनके लबों पर इल्तिजा थी। इसकी इज़्ज़त महफूज रख ले मेरे मौला। उनके लब राबी के लिए दुआ गो थे। अम्मा फ़िक्र ना करें, आ जाएगी। ये आपा का तो दिमाग ख़राब हो गया। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए सलमा बेगम ने नरमी से कहा, सलमा मेरी बात सुन। रोती हुई इशरत जहां ने अपने कांपते हाथों से उनके हाथ थाम लिए। सलमान साहब तो वहां से जा चुके थे। मेरी राबी बाकिरदार है और इसकी माँ भी बाकिरदार ही थी। इससे कुछ ना छुपाएं, वो आएगी तो इसे सब बता देंगे। सुन रही है ना तू? उनका हाथ हिलाती वो कांपती आवाज़ में बोल रही थी। उनकी जर्द रंगत सलमा बेगम को परेशान कर गई थी। मैं क्यों बताऊं अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा। इशरत जहाँ की आंखें भीगी हुई थी। उन्होंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने किधर जाना है, यहीं हूँ। तू जा, अभी सो जा। मैं तो अपनी राबी का इंतज़ार करूँगी, वो बस आती ही होगी। अपने घुटनों पर ज़ोर डालकर खड़े होते हुए बेचैनी से बोली, अम्मा मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप सो जाएं। वो आएगी तो मैं आपको बता दूँगी। नहीं मैंने नहीं सोना अभी, मैं सो गई मेरी धी को बदनाम कर देगी। तू जा, तू मेरी फ़िक्र ना कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमरे में चक्कर लगाते हुए इशरत जहां ने संजीदगी से कहा। उनकी आंखों में राबी का इंतज़ार था। सलमा बेगम ने एक नज़र उनके आंसुओं से तर चेहरे पर डाली। जाने क्यों इन्हें आज इस बूढ़ी औरत पर तरस आया था। क्यों? इसकी वजह शायद इन्हें अगली सुबह मालूम होने वाली थी। वो चुपचाप इशरत जहां के कमरे से निकल गईं। इशरत जहां ने एक धुंधली नज़र दरवाजे से जाती सलमा बेगम पर डाली। उनके कदमों में लड़खड़ाहट सी थी, लेकिन वो खुद भी कमरे से निकलकर सहन तक आई थी। नज़रें बेख्तियार होरब के इंतज़ार में दाखिली दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, लेकिन वो नहीं जानती थी उनका ये इंतज़ार ही रहने वाला है। नहीं जानती थी कि वो अब कभी राबी को नहीं देख पाएंगी। एक भीड़ थी, हजूम था। इस भीड़ के दरमियान सफ़ेद कफन में लिपटा एक नाजुक वजूद चारपाई पर पड़ा हुआ था। राबी को इस वजूद पर ख़ुद का गुमान हुआ। चारपाई के करीब ही सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े बैठी बैन करती औरत माहिरा बेगम ही थी। राबी हैरान थी कि इसकी माँ क्यों रो रही है। वो तो ज़िंदा थी, तो फिर माहिरा बेगम के बैन? गो उनका चेहरा वाज़ेह नहीं था, मगर गुमान यही था कि वो माहिरा बेगम ही है। राबी ने हाथ बढ़ाकर उनको छूना चाहा था। उनके बेहद नाजुक होने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। कोई मर गया था, लेकिन कौन? यही पूछने के लिए तो वो इनका कंधा हिलाना चाह रही थी, लेकिन जाने क्यों वो कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर पा रही थी। रोने वालों के बैन बढ़ रहे थे। राबी का दिल घबराने लगा। इसने कांपते हाथों से लाश के चेहरे से कपड़ा हटाने की कोशिश की थी, तभी कोई चीखा था। रोना बिलखना बढ़ चुका था। इसने इस लाश का चेहरा देखना चाहा था, तभी इसकी आंख खुल गई। वो गहरा सांस लेती उठकर बैठ गई। इतराफ में निगाह दौड़ाई तो मंजर यकसां बदला हुआ था। वो किसी हॉस्पिटल का कमरा था। आंख खुल जाने पर राबी ने शुक्र अदा किया था। जाने क्यों इसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। जनाजे का मंजर, माहिरा बेगम का रोना, शायद अब वो खुद भी मरने वाली थी। इसने अपने लरसते हाथों से अपना चेहरा साफ किया, जो पसीने के बायस नम हो रहा था। ख्वाब की बाबत सोच सोच कर इसका दिल बैठ रहा था। इसने धुंधली निगाहों से कमरे में देखा, वहाँ कोई नहीं था। शायद वो प्राइवेट रूम था। इसने थके थके से अंदाज में अपनी आंखें मूंद ली। एक बार फिर बैन की आवाज़ें इसके कानों में गूंजी थीं, लेकिन वो कुछ भी समझने से कासिर हो रही थी। अब इसने हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन को छूना चाहा, जिस पर कुछ अकड़ाहट सी थी। राबी ने गर्दन पर हाथ लगाया तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इसके ज़ख्म पर बैंडेज हो चुकी है। खुद अजियती के साथ इसे असीद भी याद आ गया। आंखें बेख्तियार नम हुई थीं। इसने रोते हुए उठकर बैठने की कोशिश की थी, तभी इसकी निगाह रूम में आते असीद पर पड़ी। इसे होश में देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया था, जबकि राबी ने गुस्से से अपनी निगाह का जाविया बदल लिया। इसकी सर्द मेहरी पर काफ़ी देर इसे नर्म निगाहों से देखता रहा। इसके निगाहों के इल्तका से झुंझलाकर राबी ने सख्त निगाहों से इसे घूरा, जैसे सवाल पूछा था कि अब क्या तकलीफ़ है।
वो संजीदा निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था, जो हॉस्पिटल के बेड पर बैठी नफरत भरी निगाहों से इसे ही देख रही थी। इसकी बादामी आंखों में इस पल सर्द सा तासुर था। असीद के लबों से निकलने वाले लफ्ज़ों पर राबी ने कर्ब से आंखें भींच लीं। वो इसके पास ही स्टूल पर बैठ गया। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो तुम यूँ कर रही हो? नरमी से पूछते हुए इसने बेड पर रखे राबी के हाथ को थामने की कोशिश की। इसने जल्दी से अपना हाथ खींचा था। हाथ मत लगाइए मुझे। वो गुर्राई थी, बादामी आंखों में आंसू आ गए। वो तो तुमने पहले भी नहीं लगाने दिया, उल्टा ये चोट लगवा कर बैठ गई। इसके गर्दन पर हुई बैंडेज को देखते हुए इसने कुछ अफसुर्दगी से कहा। राबी ने सुलगती नज़रों से इसकी जानिब देखा। ये चोट लगना कबूल है, आपका हाथ लगना मंजूर नहीं है मुझे। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से बोली। असीद अपने लब पल भर को भींच गया। नफ़रत हो गई ना तुम्हें मुझसे? दुर्जीदा निगाहों से इसकी जानिब देखता बेचैनी से पूछ रहा था। आंखों में उदासी सी थी। हाँ, हो गई है नफ़रत। नफ़रत के ही काबिल हैं आप। ये तो मैंने गलती की, आपसे मोहब्बत जो की। असीद की तरफ से अपने चेहरे का रुख फेरते हुए बेहिसी से गोया हुई थी। मोहब्बत है तो फिर नफ़रत कैसे हो सकती है? दिल गिरफ्तगी से बोलते असीद ने एक बार फिर इसका हाथ थामना चाहा था। राबी ने इस बार पूरी कुव्वत से इसका हाथ झटका। जिससे मोहब्बत हो इससे नफ़रत नहीं हो सकती, लेकिन अगर मोहब्बत असीद अकरमा से हो तो नफ़रत हो सकती है। उसका लहजा कठोर था। असीद ने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। मोहब्बत अगर हुरब सुल्तान की हो तो फिर नफ़रत कभी नहीं हो सकती। तुम्हें मुझसे नफ़रत नहीं है राबी, ये बात अपने जहन में बिठा लो। असीद ने ठहरे हुए लहजे में कहा और राबी को हकीकतन इस पल शदीद बेबसी का एहसास हुआ था। अपना ये करीह चेहरा लेकर यहाँ से चले जाएं, वरना मैं अपना ज़ब्त खो बैठूंगी। वो रोते हुए बड़ी मुश्किलों से बोली थी। असीद ने एक पल को निगाह झुकाई। जब कुछ हो ही नहीं पाया तो इतनी नाराज़गी किस बात की है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ मोमेंट्स, वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। जब इसकी बात काटती हुई बोली। मोमेंट्स इसके तल्ख आवाज़ पर वहाँ आती नर्स भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। राबी प्लीज़, असीद ने इसे टोका। व्हाट प्लीज़? असीद अकरमा, गुनाह के बदबूदार लम्हों को अगर आप मोहब्बत के मोमेंट्स कहते हैं तो मैं आप समेत इस मोहब्बत पे लानत भेजती हूँ। अपनी भीगी आंखें रगड़ते बड़े ज़ब्त से बोली। चेहरे पर अजियत के आसार रकम थे। मैं क्या कहूँ अब तुम्हें? वो हाथों की मुट्ठियाँ भींचता खड़ा हो गया। कुछ मत कहें, आप इस काबिल नहीं रहे कि आपका कहा कुछ भी सुना जा सके। संजीदगी से कहती वो बेड से उतर गई। कंधों पर पड़ी शॉल को अच्छे से अपना गिर लपेट कर वो इसके सामने आई थी। मेरे बाबा को कॉल करें, इन्हें यहाँ बुलाएं। मैं मज़ीद 5 मिनट का सफ़र भी आपके साथ नहीं करूँगी। वो बड़े मजबूत लहजे में बोल रही थी। राबी प्लीज़, तुम क्यों अपना और मेरा तमाशा बनवाना चाहती हो? दबी दबी आवाज़ में इस पर चीखा। तमाशा तो इस वक्त आपकी वालदा लगा ही चुकी होंगी। अगर मैंने बाबा से बात ना की तो इस तमाशे का इख्तिताम मेरी बर्बादी पर होगा, जो कम अज़ कम मेरी अम्मा से बर्दाश्त नहीं होगा। सो प्लीज़ मेरे बाबा को बुला लें। निगाह झुकाकर अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश करती वो भारी होती आवाज़ में बोली थी। शायद वो ठीक ही कह रही थी। शाम तो जाने कब की ढल चुकी थी। इस वक्त रात की तारीकी चहार सो फैलती हुई थी। अगर वो दोनों थोड़ी देर तक भी वहाँ से निकलते तो सुबह से पहले घर नहीं पहुँच सकते थे, और रात की तन्हाई में वो असीद के साथ सफ़र करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो निकाल लो, नफ़रत करनी है कर लो, लेकिन प्लीज़ एक बार एतबार कर लो और मेरे साथ चलो। मामों को तो यहाँ आने में वक्त लगेगा और तुम जानती हो कि उनका गुस्सा कैसा है। प्लीज़ राबी, असीद ने इसे समझाने की नाकाम कोशिश की। नहीं करना मुझे गुस्सा, ना ही नफ़रत करनी है। मैं जो कह रही हूँ आप वो करते हैं, वरना मुझे रिसेप्शन तक जाना पड़ेगा। बोलते हुए एक बार फिर इसकी आंखें बहने लगीं। आवाज़ गर्दन पर मौजूद चोट के बाइस कमज़ोर हो रही थी। मैं इन्हें कॉल नहीं करूँगा, तो मेरे साथ चलो। वो ज़िद पर अड़ गया। राबी ने खून आशाम नज़रों से इसकी जानिब देखा। आप वाकई नफ़रत के ही काबिल हैं। इसके लबों से धीमी आवाज़ निकली थी। आंखों में उदासी महलूल हो रही थी। लेकिन तुम मुझसे कर नहीं सकती, मैं जानता हूँ कि तुम्हें। वो धीमे लहजे में बोल रहा था। जब इसकी बात काटती राबी बोल पड़ी। हाँ नहीं है मुझे आपसे नफ़रत। आंसू में रवानी आ गई थी। कभी हो भी नहीं सकती। वो रो रही थी, आवाज़ में थकन सी थी। असीद खामोश निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था। आपसे नहीं, मुझे तो सिर्फ ख़ुद से नफ़रत है। वो बेबसी के शदीद एहसास तले रोते रोते अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। इसके इस कदर गहरे झुलसते हुए इजहार पर वो दंग रह गया था। राबी, वो इसकी जानिब झुका था। राबी ने इसके हाथ झटक दिए। मेरे बाबा को बुलाएं, बाबा को बुला दें प्लीज़। आपके साथ नहीं जाना। नहीं जाऊंगी। इसके हाथ कांप रहे थे, लब खामोश नहीं थे और वो बोलती जा रही थी।
اسید نے ایک تھکی ہوئی نگاہ رابی پر ڈالی، پھر اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو میچ کر کھولا۔ شاید وہ واقعی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر گیا تھا۔ دل اس کی طرف جھکا تھا تو جذباتیت کی شوریدہ سری اسے پاگل کر گئی تھی، اور اسی پاگل پن کے باعث وہ آج رابی کا اعتبار، اس کا مان، اس کی محبت نہیں، شاید نفرت، ہاں نفرت بھی گنوا چکا تھا۔ وہ پلٹا، اس کے قدم کمرے سے باہر جا رہے تھے۔ اب اسے ریسیپشن سے سراج سلطان صاحب کو کال کرنی تھی، کیونکہ اس کا موبائل وہیں کہیں گاڑی میں رہ گیا تھا۔ انا کی اس جنگ میں ہم نے فقط محبت کو ہارا ہے۔ مہدس، ہادی سید، کوئی اس کے گرد چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس نے اپنے گرد بہت سے افراد کا رش محسوس کیا تھا، یوں جیسے اسے کوئی رو رہا ہو، کوئی بین کر رہا ہو۔ اس کے نام کی پکار تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ مہدس کو لگا اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، پورا وجود بے جان سا ہو رہا تھا، ہاتھوں کی انگلیوں میں سوئیاں سی کھب رہی تھیں۔ درد ایسا تھا جو اسے شعور کی دنیا میں واپس لا رہا تھا۔ اس کے اکڑتے جسم میں دوڑتا سرد خون گرم ہونے لگا۔ مہدس، نرم شفیق آواز اس کے قریب ہی ابھری تھی۔ آنا، ایک گہرا سانس لبوں سے خارج کرتے ہوئے اس نے آن کو پکارا تھا۔ بند آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ مہدس میرے بیٹے، آنکھیں کھولو۔ سید نور عالم صاحب کی نرم آواز میں تکلیف تھی۔ مہدس کو لگا اس کی بند پلکوں پر بوجھ سا ہے۔ نور عالم صاحب کا ہاتھ اس کی پیشانی سہلا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی قوت صرف کرتے ہوئے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ کہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ؟ آن کی التجا پوری شد و مت سے اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ آنا، میری جان آنا۔ وہ آنکھیں بند کیے سسک اٹھا۔ مر چکی ہے وہ، تو نے مارا ہے اسے۔ میسم کی تڑپ، اس کی تکلیف ہادی کو شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، مہدس کا سانس پھولنے لگا۔ آنا نہیں، وہ بڑی دقت سے بولا تھا۔ ہادی، آنکھیں کھولو میرے بچے۔ نور عالم صاحب تڑپ اٹھے تھے۔ سوری، غلطی ہو گئی۔ وہ رو رہا تھا۔ ڈاکٹر، اسے دیکھیں پلیز۔ نور عالم صاحب اب ڈاکٹر کو پکار رہے تھے۔ مہدس کو ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول لی تھی۔ وحشت زدہ آنکھوں سے چھت کو دیکھا تھا۔ یہاں وہاں نگاہ دوڑانے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے، تو یعنی کہ وہ زندہ تھا۔ سوچ اذیت ناک تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی سرمئی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اگر وہ زندہ تھا تو آن کہاں تھی؟ قاتل میسم اس کے آس پاس ہی چیخا تھا۔ نہیں، نفی میں اپنا سر دائیں بائیں پٹکتا وہ تڑپ اٹھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ سید نور عالم صاحب جلدی سے اس کی جانب لپکے تھے۔ مہدس، رک جاؤ میرے بچے، مت کرو۔ اسے یوں روتے دیکھ کر ایک بار پھر اذیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میں قاتل نہیں ہوں، وہ زندہ ہے، مر نہیں سکتی۔ اپنی پوری قوت لگا کر وہ روتے روتے چیخا تھا۔ نور عالم صاحب نے اس کا چہرہ اپنے نحیف ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی تھی۔ مہدس نے ان کے ہاتھ جھٹکنے کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کرنا چاہے، مگر دائیں بازو پر چڑھے پلاسٹر اور بائیں ہاتھ میں دھسی سوئیوں نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ تکلیف کے باعث اس کے لبوں سے چیخیں سی نکل گئیں۔ آہ دادو، اس نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے درد سہنے کی کوشش کی تھی۔ آنکھوں میں رونے کے باعث گلال اتر آیا تھا۔ آرام سے، ہلو مت ورنہ درد ہوگا۔ توڑوا چکے ہو تم اپنا سب کچھ، اس کا بھیگا گال صاف کرتے ہوئے انہوں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی تکلیف انہیں گوارا ہی کب تھی۔ آنکھیں میچ کر لمبے سانس لیتے ہادی نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے نور عالم صاحب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسا خوف تھا۔ دادا پلیز میری آن کو بلا دیں پلیز۔ ایک آس سے ان کی جانب دیکھتا بھیگی ہوئی آواز میں بولا۔ آ جائے گی، بلا دوں گا میں، تم پہلے رونا بند کرو۔ مرد روتے نہیں ہیں یار۔ اس کے بکھرے پٹیوں میں جکڑے بال پیار سے سہلاتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہادی نے نفی میں گردن ہلائی۔ میسم کہتا ہے وہ مر گئی ہے۔ اپنا سر ایک جانب کو ڈھلکاتا وہ بے یقینی سے پوچھنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا تھا۔ تم اس بارے میں مت سوچو، کچھ مت سوچو۔ وہ سر میں سفید بال ہونے کے باوجود اس پل اتنی سمجھداری نہیں برت پا رہے تھے کہ اسے سمجھا سکتے۔ ارے کیسے نہ سوچوں، وہ کہتا ہے کہ مر چکی ہے وہ، لیکن مجھے پتہ ہے مر نہیں سکتی، وہ نہیں مر سکتی۔ اسے لے آئیں میرے پاس، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اسے لے آئیں، ایک بار لے آئیں۔ پھر سے رو دیا۔ وہ بھرپور مرد بچوں کی طرح بلکتا ان کی بھی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ روم میں موجود ڈاکٹرز اور نرسوں نے کچھ تعصب سے اس وجہ شخص کی جانب دیکھا تھا جو آج پورے 7 دن بعد مکمل طور پر ہوش میں آیا تھا، اور ہوش میں آ جانے کے باوجود اپنی مفلوج ٹانگوں کی اذیت اور زخمی جسم کے دکھن سے بے بہرا جانے کس کی موت کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا۔ میرے بچے صبر کرو، ہمت سے کام لو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے کہیں مجھے معاف کر دے، معاف کر دے مجھے، بس آنا کو۔
आना को वापस कर दे। दादो मुझे आना चाहिए, आना चाहिए। सोइयों में जकड़े अपने बाएं हाथ से उनका हाथ थामता बिलखते हुए बोला। इसका सिसकना वहाँ मौजूद अफराद से देखा नहीं जा रहा था। दादा अल्लाह से कहें ना, कह दें, वो आपकी सुन लेगा। मेरी नहीं सुनता, नहीं सुनेगा। वो इस बार चीखा था, हादी मेरे बच्चे। नूर आलम साहब ने उसे संभालने की कोशिश की। मत कहें हादी, नाम मत लें हादी का, बहुत बुरा है हादी, बहुत ही बुरा है। वो नफ़रत भरे लहजे में बोला था। सैयद नूर आलम साहब के दिल में टीस सी उठी। वो थकने लगे थे। ख़ुद को संभाल ले यार, वरना वरना तेरा बूढ़ा दादा टूट जाएगा। वो नम आवाज़ में गोया हुए थे। नहीं संभलता दादो, दर्द बढ़ रहा है, बहुत हो रहा है। निढाल हो रहा था शायद, कमज़ोरी भी तो ऐसी ही थी। वजूद से बढ़कर दिल कमज़ोर हो गया था। या अल्लाह मेरी आना, उसे वापस कर दे, गलती होगी अल्लाह। अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचने की कोशिश करता बुरी तरह तड़प रहा था। उसने उठने की कोशिश की थी, मगर बर्फ़ की सिल की मानिंद सख्त होती टांगों ने इसे बेबस कर दिया था। हादी, डॉक्टर को पुकारते हुए नूर आलम साहब की आंखों से नमी बहने लगी। डॉक्टर, जो पहले इसकी हालत के पेश नज़र इंजेक्शंस तैयार कर चुके थे, इसकी तरफ बढ़े थे। नहीं, मेरे पास मत आओ, आना, मुझे आना चाहिए। इंजेक्शन लगाते डॉक्टर का हाथ झटकने की कोशिश करता वो चिल्लाया। इसकी भारी आवाज़ में तड़प थी, कसक थी, तकलीफ़ थी। कोई मेरी सुनता क्यों नहीं? दूर रहो मुझसे। वो सुलगता तड़पता डॉक्टर पर चीखा था, मगर इसने ज़बरदस्ती मेहदस को सुकून आवर इंजेक्शन दे दिया था। नहीं, एक बार उसकी बंद होती आंखों के स्याह पलकों से शफाफ पानी टूटकर तकिए में जज्ब हुआ था। सैयद नूर आलम साहब नम आंखों से इसकी आंखों से बहते आंसू देख रहे थे। नहीं सोना, मुझे होश में रहने दो, आना से मिलना है। दादा, इसकी लहू रंग आंखें बंद होती चली गईं, लब हनूस फड़फड़ा रहे थे। या अल्लाह मेरे बेटे को हिम्मत देना, मेरे मालिक, मेरे हादी पर रहम करना। वो तकलीफ़ ज़दा से बुड़बड़ाए, फिर एक थकी हुई निगाह इस पर डाली जो बज़ाहिर पुरसकून नज़र आ रहा था, मगर वो महसूस कर सकते थे कि इसकी अंदरूनी हालत इस पल क्या है। उन्होंने पलटकर एक हारी हुई निगाह डॉक्टर पर डाली जिसके चेहरे पर मायूसी थी। उनका दिल रो दिया। वो भीगी आंखों से उनकी नम आंखें देख रही थी। उनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे। तो आपने एक कातिल से मेरी शादी करवा दी और आप कहते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करूं? हूर की भीगी आवाज़ में तकलीफ़ थी, शदीद तकलीफ़। इसके सवाल पर वो हौले से मुस्कुराए, दर्द भरी नम मुस्कुराहट। अभी तो तुम ये नहीं जानती कि वो लड़की आन थी कौन। वो बड़ी संजीदगी से बोले थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन थी? वो लड़की तो थी ना। और लड़कियों का दिल किस कदर नाजुक होता है शायद ही आप समझ सकें। अपने भीगे गाल रगड़ती वो कदरे दुरुस्ती से बोली थी। और आप जानते हैं, जिस रोज़ आपके पोते का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ उस वक्त उसी रोड पर इस गाड़ी का नुकसान हुआ था जिसमें मैं मौजूद थी। वही गाड़ी। शायद आप यकीन ना करें, उस दिन पहली बार मैंने किसी को मरते देखकर शुक्र अदा किया था, क्योंकि मौत के मुंह में जाता वो शख्स मेरी इज्जत बचाने का बाइस बन गया था। अगर उस दिन वो एक्सीडेंट ना होता तो शायद मैं अपनी ज़ात का मान ही खो देती। उनकी जानिब देखती वो तकलीफ़ ज़दा सी गोया हुई। इस बार वो चौंक उठे थे। जितना मुमकिन हो पाया था वो इसके और मेहदस के निकाह से पहले मालूम कर चुके थे, लेकिन ये खबर कतई नहीं थी जो वो अब इन्हें दे रही थी। इस एक्सीडेंट के बायस मेरी ज़ात का मान तो बच गया, लेकिन मेरी अम्मा नहीं बची थी। उसकी नम आँखों से बहते आंसू में रवानी आ गई थी। सैयद नूर आलम साहब ने ज़रा सा झुक कर हाथ बढ़ाया और इसका सर थपथपाया। वो मज़ीद रो दी। माजी की तलखियाँ एक बार फिर इसकी यादों में घुलने लगी थी। बस थोड़ा ही वक्त रह गया। सीधी होकर बैठ, आगे बड़ी सड़क है। इसे बेतरतीबी से सीट की पुश्त से सर टिकाए देख सिराज सुल्तान साहब अपने मखसूस सख्त लबो लहजे में बोले थे। राबी ने कच्ची नींद से बंद होती अपनी आंखों को खोला था, चादर दुरुस्त की और कदरे चुस्त होकर बैठ गई। आप घर कॉल करके बता ही देते कि मैं आपके साथ हूँ, अम्मा परेशान हो रही होंगी। गाड़ी ड्राइव करते असीद पर एक तिरछी निगाह डालकर उसने बोझल आवाज़ में इन्हें मुखातिब किया, जो गाड़ी से बाहर देख रहे थे। अलबत्ता आंखों में इस पर गुलाल सा उतराव था। बस पहुँचने वाले, खुद ही बात कर लेना अम्मा से। उन्होंने बेतासुर लहजे में जवाब दिया तो वो अपना समूह लेकर रह गई। पता नहीं क्या मुसीबत है, वो बुड़बुड़ाई। वो कुछ देर यूं ही सड़क के इतराफ में छोटी बड़ी मुख्तलिफ दुकानों को देखती रही। ऊंची नीची कच्ची सड़क पर हचकोले खाती गाड़ी अब कदरे छोटी गलियों में सफ़र करने लगी थी। मलिक गाह की पिछली दीवारें इसे बड़ी सड़क से ही नज़र आ चुकी थीं। राबी ने सुख का सांस लिया था। दिल बेख्तियार इशरत जहाँ के सीने से लगने को फड़फड़ाया था। फिर अपनी बेताबी पर फीकी सी हंसी हंस दी। अगले 2 मिनट बाद गाड़ी मलिक गाह से थोड़े फासले पर रुकी तो अपनी चादर का पल्लू संभालती जल्दी से गाड़ी से उतर गई। मलिक सिराज सुल्तान ने सुर्ख आंखों से घर की जानिब भागती राबी की तरफ देखा, फिर खुद भी बाहर निकल आए।
असीर ड्राइविंग सीट छोड़कर बाहर निकला तो नम आंखों से अपने मामू की जानिब देखा था। वो दोनों ही राबी पर टूट जाने वाले दुख के पहाड़ की बाबत आगाह थे। मलिक सिराज ने आगे बढ़कर इसका कंधा थपथपाया था, जैसे इसे हौसला दिया था। दरवाजे पर पड़ा पर्दा हटाकर इसने जैसे ही बड़े से सहन में कदम रखा, इसे ठिठकना पड़ा। सामने के मंजर ने उसके कदम से जकड़ लिए थे। गुजरी रात देखा गया ख्वाब जैसे सच सा हो गया था। वहाँ बेशुमार लोग थे जो सहन के वस्त में बिछी चारपाई के गिर्द बैठे आपस में चहमगोइयाँ कर रहे थे। राबी के कदम लड़खड़ा से गए। इसने बेताबाना इशरत जहाँ की तलाश में निगाह यहाँ वहाँ दौड़ाई थी। वो इसे कहीं नज़र नहीं आई थी। अम्मा, इसके लब फड़फड़ाए। नुसरत फुप्पो, सलमा चची चारपाई से सर टिकाए बैठी चीख चीख कर रो रही थी। करीबी सलमा चची के बच्चे भी रो रहे थे। राबी की नज़र धुंधला सी गई। वजह इन सब का रोना नहीं था, वजह उनके लबों से निकलते अल्फाज थे जिन्होंने इसे अपनी जगह मुंजमद कर डाला था। हाय अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, हाय छोड़ गई हमें अम्मा, मेरी अम्मा। राबी ने बेख्तियार सहारे के लिए दरवाजे के पट को थाम लिया था। इसने फटी फटी आंखों से चारपाई पर पड़े इस बेजान वजूद की जानिब देखा, जिसका अधखुला चेहरा इसका दिल दहला गया। वहीं एक जानिब खिज़र के पहलू में खड़ी रोने की कोशिश करती किरण की निगाह राबी पर पड़ गई थी। अम्मा, राबी से इसकी गिरते पड़ते कदमों से वो इस अजीज़ अज़जान बेजान वजूद की तरफ बढ़ी थी। रोती हुई राबी को वहाँ आता देखकर नुसरत फुप्पो बफर कर उठी थी और एक ही जस्त में इस तक पहुँचकर इसे पीछे धक्का दिया। वो कमर के बल पीछे गिरी थी। बदचलन आ गई मौका ला करके, निगल लिया मेरी माँ को और इस घर की खुशियों को, मिल गया सुकून। पड़ गई कलेजे में ठंडक। इसके पेट में ठुड्डे मारते हुए पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उनकी ठोकरों की जद पर रोती हुई राबी ने उठने की कोशिश की थी। फुप्पो मत मारें अम्मा, अम्मा को देख लेने दें। वो बुरी तरह तड़पी। कुछ औरतों ने आगे बढ़कर नुसरत बेगम को रोकने की कोशिश की थी। अब क्या देखेगी, खा तो लिया तूने इन्हें, गंदी माँ की गंदी औलाद। चढ़ाई चांद, तेरा कख ना रहे राबी, खा गई मेरी माँ को। हाय मेरी मासूम अम्मा, रुसवाई ना सही गई अम्मा, हाय मेरी अम्मा। अब वो बाकायदा अपने गाल पीटते हुए चीख रही थी। सलमा चची ने अदमुई होती राबी को थामा। राबी, अम्मा चली गई वो, इसने अपने सीने से लगाते। सलमा चची रोते हुए कह रही थी। सिराज साहब इस सारे तमाशे से बेबहरा सारा इंतज़ाम संभालते सलमान साहब के पास जाकर खड़े हुए, जहाँ पहली ज़ुहैब मौजूद था। असीत सुर्ख आँखों समेत अपने लब सिए माँ को मुगल्लज़ात बकते देख रहा था, जबकि राबी अब इशरत जहाँ की चारपाई से लगी बिलक रही थी।